प्रिय मित्रों, मुझे 11 नवंबर 2008 को एक आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम पीएच अशरफ था और जो केरला में पोस्टेड थे, उनका एक पत्र आता है। इस पत्र में उन्होंने एक केस के बारे में जिक्र किया जो सेंट मैरी कॉन्वेंट, जो कि पालिटो तब में स्थित था, पुलिस स्टेशन कोलाम के अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट एर्नाकुलम, वहाँ के एक केस के बारे में उन्होंने इसमें जिक्र किया था। उन्होंने लिखा कि सेंट मैरी कॉन्वेंट में एक नन जिनका नाम सिस्टर अनुपा मेरी और जो 22 वर्षीय युवती थी, उन्होंने अभी तक की जानकारी के मुताबिक आत्महत्या की है। उनका पत्र बहुत सुंदर था, बिल्कुल मेथोडिकल, प्रॉपर टाइटल थे और हर टाइटल में एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था, एक कंटिन्यूटी थी, एक कोरिलेशन था। इसलिए मुझे पढ़ने में, समझने में केस को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने पहले मेरे से एक मीटिंग का आवेदन किया, जो मैंने स्वीकृत किया, और उसके बाद केरल में आकर के और उसकी पूरी तहकीकात और पूरा उसमें अपना ओपिनियन देने का सुझाव उसमें रखा गया था। उन्होंने बताया कि यह लड़की अनुपा मेरी, जो कि नन एवं सिस्टर उस कॉन्वेंट में थी, सेंट मैरी कॉन्वेंट में 4 अगस्त 2008 को अचानक मृत पाई गई। उनके जो मदर सुपीरियर रहती हैं कॉन्वेंट में, उनके द्वारा वो राउंड पे थी कॉन्वेंट में, और जैसे ही विजिटर्स रूम में पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि अनुपा जो है वह अपनी साड़ी से गले में फंदा डालकर और पंखे से लटक रही हैं। उन्होंने दरवाजे को ढकेलना चाहा, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए वो नहीं खुल पाया। उन्होंने ज़ोर से उस दरवाजे को तोड़ के खोला, यानी कि अंदर की कुंडी को तोड़ करके, और उन्होंने खोला, अंदर गई। उनको एक एक्स मिली थी, और तो कुछ मिला नहीं जल्दबाजी में, क्योंकि इस तरह की अचानक परिस्थिति में सभी घबरा जाते हैं और कोई कैंची वेंची का दिमाग में नहीं आता कहाँ रखी होगी, कोई उसको ढूंढने में नहीं जाता। जो चीज़ सामने आती है उसी से आदमी काम चलाना चाहता है। तो उनको एक एक्स आ गया, एक्स काफ़ी तेज़ थी, रीजनेबली तेज़ थी। उसी से उन्होंने फंदे को काटा और काट करके उनको नीचे उतारा, और नीचे जो एक पलंग का फट्टा था उस पर उनको लेटा दिया गया। जांच की तो उनको पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। पुलिस
आई, पुलिस स्टेशन कोलम से पुलिस आई, उन्होंने इंक्वेस्ट पेपर तैयार किए और 6:30 बजे तक उन्होंने सारे इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर दी और उन्होंने बॉडी को त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में रख दिया फर्दर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए। क्राइम टीम जो है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो होती है, जिसमें अक्सर CFSL के या FSL के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लोग रहते हैं, और इस केस में खास कर क्योंकि ये कॉन्वेंट था, क्रिश्चियन कॉन्वेंट था, तो उसके जो डायरेक्टर थे जेम्स फिलिप वो स्वयं आए और उनके साथ में जो जॉइंट डायरेक्टर थी जमाला वो भी आए और दोनों ने आकर के वहाँ पे मौके पे पूरा क्राइम सीन का मुआवजा किया, उसकी रिपोर्ट बनाई और वो पुलिस को सबमिट कर दी। इस तरह से क्राइम सीन का भी डिटेल में एग्जामिनेशन हो चुका था। दूसरे दिन उनका पोस्टमार्टम, अनूपा का पोस्टमार्टम त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में हुआ और उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया 2 डॉक्टरों का। एक डॉक्टर थी मीना KS जो कि डिप्टी पुलिस सर्जन थे। वहाँ पे ऑटोप्सी सर्जन्स का डुअल डेजिग्नेशन होता है। एक डेजिग्नेशन तो वो जो यूनिवर्सिटी उनको देती है, वह डेजिग्नेशन उनका मीना का था ये डिप्टी पुलिस सर्जन, और जो यूनिवर्सिटी ने दे रखा था वो था असिस्टेंट प्रोफेसर। उनके साथ जो दूसरे उनके साथी थे सरिता, वो लेक्चरर थी और उनका होम का डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट होम का, वहाँ पे डिपार्टमेंट होम जो है वो उनको पुलिस सर्जन का डेजिग्नेशन देते हैं और डिपार्टमेंट हेल्थ जो है वो टीचिंग डेजिग्नेशन लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर देते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र VK जयपालन वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक प्रोफेसर भी रहे, बाद में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी रहे। बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे यहाँ अक्सर एग्जामिनेशन लेने आते थे केरला से। जब भी उनको बुलाया उन्होंने कभी इनकार नहीं किया और बहुत ही सभ्य और अच्छे मिजाज के व्यक्ति थे, मुझे बड़े याद आते हैं। खैर, पोस्टमार्टम इन्हीं 2 डॉक्टरों ने किया। इन डॉक्टरों ने भी उतने ही सुचारू रूप से यह पोस्टमार्टम किया जितने सुचारू रूप से PH अशरफ ने अपना पत्र लिखा था। इन्होंने पूरा एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनेशन का डिस्क्रिप्शन दिया और उसके साथ में उन्होंने विसरा और विजाइनल स्वैब कोई रूल आउट करने के लिए, फ्यूचर कोई एलिगेशन हो तो उसको रूल आउट करने के लिए उन्होंने विजाइनल स्वैब भी लिए, यानी कि सरफेस से भी स्वैब लिए, एनल सरफेस से भी स्वैब लिए और वेजाइना में उन्होंने पाया कि हाइमन जो है वो इंटैक्ट है और सिर्फ एक फिंगर की ओपनिंग उसमें है। इसका मतलब वो डिफ्लोरेटेड नहीं थी, वो किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थी। एनल रीजन में उनका जो स्वैब लिए गए, सरफेस स्वैब लिए गए, वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए थे। वेजाइनल स्वैब भी जो सरफेस स्वैब लिए गए वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए थे, इसलिए कि उनके एनल रीजन में कुछ सीक्रेशन मिला था, तो शायद कोई सिकनेस न हो। और उसके अलावा एक हिस्ट्री थी कि वह इससे पहले कुछ समय के लिए वहाँ के एक बेंजीगर हॉस्पिटल में एडमिट रही थी कुछ समय तक पाइल्स की ट्रीटमेंट के लिए। और उन्होंने एग्जामिनेशन में देखा कि भाई वहाँ पे थोड़े स्कार भी हैं और अंदर का म्यूकोजा बिल्कुल फ्लैटेंड है, स्मूथनड है, थोड़ा सा पस भी है। तो उस सब को देख के उनको थोड़ा लगा कि शायद कोई इनको
इन्फेक्शन पाइल्स का रहा होगा, तो जस्ट प्रिकॉशन के तौर पे उन्होंने वहाँ से भी स्वैब लिया था। तो ये सब सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से ली थी और मेंशन की थी अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। विसरा को FSL में केमिकल एनालिसिस के भेज दिया गया था और बाकी स्वैब्स को माइक्रोबायोलॉजी लैब और हिस्टोपैथोलॉजी लैब में टिश्यूज़ को हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा गया। जब इनकी रिपोर्ट आई तो वह सब कंसिस्टेंट थी हैंगिंग के साथ। हैंगिंग का लिगेचर मार्क, लिगेचर मटेरियल सब वेल प्रिजर्व था, वेल एग्जामिन्ड था और उनको इसलिए हमारे लिए, मेरे लिए ये सब इंटरप्रेट करना बहुत आसान था। इस सब बारे में ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करना या बताना पुलिस वालों को या CID को, क्योंकि ये केस इन्वेस्टिगेटेड जो मिस्टर अशरफ थे वो CID के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। CID में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ग्रुप 2 था उसके ये इंचार्ज थे और ये उतने ही सक्षम रहते हैं जैसे कि CBI के लोग रहते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन में। तो उन सब को और हमको सबको ये मदद मिली फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन इन सभी अच्छी रिपोर्टों के होने के कारण, क्योंकि पैथोलॉजी वालों ने अच्छी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट दी, माइक्रोबायोलॉजी ने भी रिपोर्ट दी, CFSL ने भी नेगेटिव पॉइजन की रिपोर्ट जो दी और बाकी भी चीज़ों का जो एग्जामिनेशन दिया और प्लस सीन ऑफ क्राइम जो किया गया था, ये सब बड़े हेल्पफुल थे। ये हमने शुरू में ही उनसे डिमांड कर दिए थे, लेकिन आश्चर्य की बात थी मेरे डिमांड करने से पहले ही अशरफ साहब ने एज एन अक्सर इन सब को मुझे प्रोवाइड कर दिया था। अब वहाँ पे मौके पे एक सुसाइड नोट भी मिला था। यह सुसाइड नोट मलयालम में लिखा था, इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता था। उसमें इंग्लिश का ट्रांसलेशन करवाया गया, सिवाय इसके कि सुसाइड नोट के बॉटम में उसने गुड बाय लिखा था। और जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया गया तो उसका मतलब ये निकलता था कि वो जो मदर सुपीरियर हैं उनके डांटने के कारण, उनका उन पे गुस्सा खाने के कारण वह सुसाइड कर रही हैं। लेकिन ऐसा अक्सर होता तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने सुसाइड नोट में यही लिखा था। इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने कंप्लेंट की जो मदर सुपीरियर थी उनके अगेंस्ट में कि साहब उनके कारण मेरी बच्ची ने सुसाइड किया है, इसलिए उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उन पर केस चलना चाहिए। और इसीलिए ये SIT टीम को, SIG को और CID को ये केस सौंपा गया था। उन्होंने मेरा ओपिनियन जब जानना चाहा तो इस सुसाइड नोट के ऊपर तो मेरा बड़ा साफ ओपिनियन था कि देखिए, डांटना खाली किसी को या किसी चीज़ के लिए मना करना, यह एक डिसिप्लिन्ड जगह पे आम बात होती है। और कॉन्वेंट तो एक बड़ी डिसिप्लिन्ड जगह है, स्कूल कॉलेज की तरह भी। कॉलेज में भी टीचर डांटते भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जहाँ आप काम करते हैं आपका बॉस जो होता है आपको डांटता भी है, कभी कुछ कहता भी है। तो यह एक अपने वर्क प्लेस का एक डिसएडवांटेज कह दीजिए या एक तरीका है। आम व्यक्ति इससे रिटेलिएट कर सकता है। ज़्यादातर लोग ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कुछ भी कहने से, अपने बॉस से लड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। समय उनको अपने आप सिखा देता है। लेकिन कुछ लोग प्रत्युत्तर में विश्वास करते हैं, वो प्रत्युत्तर देते हैं, कंप्लेंट करेंगे, कोर्ट में केस डालेंगे या कभी खुद ही अपने हाथापाई पे उतर आएंगे। तो हर व्यक्ति का रिस्पॉन्स अलग अलग इन बातों में होता है, लेकिन ये हर व्यक्ति के साथ में दुर्घटना होती है कि उसके साथ के सुपीरियर लोग उनको उनकी गलती या गलती न होने पर भी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने जूनियर्स को
कहते हैं, डांटते हैं, गाली गलौज भी कई लोग कर देते हैं, तो ऐसा एक आम होता है। लेकिन सभी लोग तो कोई मैंने देखा नहीं कि वो सुसाइड कर लें। तो एक नॉर्मल व्यक्ति रिटेलिएट जरूर कर सकता है। एक समझदार व्यक्ति चुप रहेगा, सोचेगा बेकार की बात है, पागल आदमी है, मुझे कह दिया, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्यों रिएक्ट करूँ। ज़्यादातर लोग रिएक्ट करेंगे, उनके तरीके अलग अलग होंगे, अपने व्यक्तित्व पे निर्भर करते हुए वो उस सिचुएशन में वो रिएक्ट करेंगे और अपने बॉस को या जिस व्यक्ति ने उनका अपमान किया है वो उसको उसका उपाय ढूंढेंगे। लेकिन कोई सुसाइड नहीं करेगा। सुसाइड करने का ऐसी छोटी बातों पे कोई कारण नहीं बनता है, तो फिर इसने सुसाइड क्यों किया, प्रश्न ये उठता है। ये खुद स्वयं ही मानसिक रूप से परिपक्व नहीं थे, कुछ ना कुछ उनमें कहीं डेफिशिएंट था जो डायग्नोस नहीं था, जो डिप्रेशन के रूप में एग्जिस्ट कर रहा था, या कोई दूसरा पर्सनालिटी डिसऑर्डर या दूसरी कोई कंडीशन ऑलरेडी उनके अंदर थी जो ऑलरेडी उसके मस्तिष्क को डिप्रेस कर चुकी थी, उसमें मानसिक विकार क्रिएट कर चुकी थी। लेकिन वह अपने मनोबल से कह दीजिए या अपने इंटेलिजेंस के कारण उसको छुपाए हुए थी। अक्सर लोग अपने इंटेलिजेंस के कारण, अपने मनोबल से अपने सिम्टम्स को बाहर नहीं आने देते और दूसरे लोगों को नहीं बताते। वो सारा अपनी तकलीफ अपने तक, साइकोलॉजिकल मनोविकार जो है वो सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं, न ही वो किसी को बताते हैं, न ही वो किसी की मदद लेना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को जब इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो उनको एक बहाना मिल जाता है। या एग्जामिनेशन का रिजल्ट हुआ, एग्जामिनेशन में फेल हो गए तो सुसाइड कर लिया, बिजनेस में घाटा लग गया तो सुसाइड कर लिया, या और कोई प्रॉब्लम आ गई तो सुसाइड कर लिया, बेबी भाग गई तो सुसाइड कर लिया, उसका चरित्र ठीक नहीं है तो सुसाइड कर लिया। तो ये सुसाइड, क्योंकि सुसाइड किसी चीज़ का आंसर नहीं है, और एक नॉर्मल आदमी कभी भी ऐसी परिस्थितियों में रिटेलिएट करेगा। भाई से गड़बड़ है तो उसको डाइवर्स देगा, नौकरी से है तो दूसरी नौकरी ढूंढ देगा, छोड़ देगा उसको, या वहीं पे अपना स्थान बनाएगा। कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है तो वहाँ भी फाइट करेगा, कोर्ट कचहरी जा कर के। कई लोग तो सज़ा भी फालतू में भुगत आते हैं, कुछ नहीं किया होता फिर भी उनके अगेंस्ट में काम सिद्ध हो जाता है। और अब तो गवर्नमेंट सोच रही है 90% प्रोसिक्यूशन की, तो आप कैसे भी गिरफ्त में पड़ गए सच्चे झूठे, तो फिर तो चांसेस ज़्यादा यही रहेंगे कि आप यहाँ अंदर सजा ही हो जाए। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा कि हम ये कहें कि 90% केसेज में प्रोसिक्यूशन करेंगे। खैर, ये चर्चा मैं फिर कभी करूँगा। तो इस तरह से किसी भी सिचुएशन में व्यक्ति सुसाइड नहीं करेगा, वो रिटेलिएशन करेगा या अल्टरनेटिव ढूंढेगा, उसका सॉल्यूशन निकालेगा। लेकिन जो व्यक्ति मानसिकता के स्तर पर बलवान नहीं होते हैं, वीक होते हैं, या उनमें किसी तरह की मानसिक विकार ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है जिसने उनके दिमाग में डिप्रेशन ला चुके हैं, वो लोगों को एक बहाना मिल जाता है और उसको बहाना बना करके और वो सुसाइड कर लेते हैं। उस व्यक्ति का, तो मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, ऐसे केसेज में जहाँ सुसाइड नोट किसी का कोई आदमी लिख जाता है, हाँ, अगर उसने कुछ व्यक्ति ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं व्यक्ति के लिए, खास करके उन व्यक्तियों को जिनको हम सीधे की कैटेगरी में कहते हैं, जो बहुत सीधे लोग होते हैं, उनके लिए ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं परिवार में या समाज में या कॉन्वेंट में या स्कूल में या कॉलेज में, कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, या उसको अगर प्री एग्जिस्टिंग कुछ थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी है तो वो इतना ज़्यादा एसेंचुएट हो जाएगा उस परिस्थिति से कि वो सुसाइड कर लेगा। तो वहाँ तो निश्चित रूप से एक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बनता है। लेकिन वह जो प्रोवोकेशन है वो इतना ज़्यादा स्पष्ट दिखाई होना चाहिए, उसके एविडेंस होना चाहिए। जस्ट कहने मात्र से या लिखने मात्र से या सुसाइड नोट पर मेंशन करने मात्र से हम नहीं मान लेते। ऐसा मैंने पहले भी आपको टाइप्स ऑफ सुसाइड नोट्स कि किस तरह से लोग
मरने वाले लोग कैसे कैसे, आत्महत्या करने वाले लोग किस तरह के सुसाइड नोट लिखते हैं, इनकी 5-6 के करीब प्रकार हैं। और वो दुनिया भर में प्राय सभी सुसाइड नोट्स उन प्रकारों में आ जाते हैं, ये भी उसमें आ जाता है, रादर पहले ये नंबर 1 में ही आ जाता है। तो इस तरह से इस केस में ये सब था, ये सब समझाया गया, ये सब बताया गया, और सारी फाइंडिंग्स जो वहाँ पे उन लोगों ने की थी जो है, और वीडियो जो था आपका ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, उसकी वीडियोग्राफी की गई थी। तो उस वीडियोग्राफी को वहाँ रिप्ले करके और दोबारा से उसकी जांच की गई, देखी गई, एक एक स्टेप का एग्जामिनेशन किया गया, और देखा गया कि भाई जो फाइंडिंग्स उन्होंने लिखी हैं वो बिल्कुल सही हैं। और जब पाया गया कि वो सब फाइंडिंग्स सही हैं, तो फिर हमने ओपिनियन अपना बना करके उसी ओपिनियन, उनके ही ओपिनियन को हमने अफर्म किया। लेकिन अपनी फाइंडिंग्स, डिटेल फाइंडिंग्स, तो हम उसका सारा कुछ एनालिसिस लिखते ही हैं, जस्टिफिकेशन उसके लिखने ही पड़ते हैं कि कोई भी बात तब तक आपकी सत्य नहीं मानी जा सकती जब तक उसका जस्टिफिकेशन नहीं है, और वो जस्टिफिकेशन आपको देने पड़ते हैं इन वे, बाय वे ऑफ एनालिसिस, बाय वे ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, बाय वे ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो वो सब करके हम फिर देते हैं। उसके फादर का नाम था पपाचंद, तो उसको सेटिस्फाई भी करना बहुत ज़रूरी था, वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। पपाचंद भी कोई कंप्लेनेंट वो है, और पर्टिकुलरली इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में वो लोग खुद आके पार्टिसिपेट करते हैं, प्लीड करते हैं, अपनी बात को बताते हैं, और कई बार ऑब्सेसिव हो जाता है, जो बार बार मैं कह चुका हूँ कि इतना उनको ऑब्सेशन हो जाता है कि वो कितना भी आर्गूमेंट देने पे नहीं मानते। लेकिन जो थोड़े से समझदार लोग होते हैं, जब उनको आर्गूमेंट्स दिया जाता है, चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं, तो वो चुपचाप उन चीज़ों को मान जाते हैं और वो एग्री करने लगते हैं कि हाँ इस तरह से हुआ होगा। और वैसा ही इस केस में हुआ, और यह केस जो है फाइनली क्लोज हो गया। अब प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, क्योंकि फाइनली क्लोज भी प्रोसिक्यूशन करता है, उन्होंने ट्रायल के लिए सबमिट किया कि नहीं किया वो मैंने नहीं फॉलो किया उसका, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा कि यह केस क्लोज हो ही गया होगा। अब सुसाइड नोट को हमने और कंफर्म करवाया था, क्योंकि सुसाइड नोट जो है उसने ही लिखा है, ये भी कंफर्म करना ज़रूरी होता है। तो उसके जो रिकॉर्ड कॉन्वेंट में अवेलेबल थे वह हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स को दिए गए, और उसके साथ में वो सुसाइड नोट दिया गया, और दोनों को उन्होंने कंपेयर करके कहा कि ये सुसाइड नोट डिकीज़ड का ही लिखा हुआ है, ये सुसाइड नोट जो है उसी लेडी का, एक ही व्यक्ति का लिखा हुआ है। तो इस तरह से कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।